सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कैबिनेट ने फैसला लिया है कि देश में जो है एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को मंजूरी दी है, यानी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है, तो उसकी चर्चा देखेंगे कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी क्या लाभ और क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या चुनौतियां आएंगी। ये सारी बातें इसमें हम चर्चा करेंगे। इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी सितंबर 2023 में। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनी और उस कमेटी को हेड कर रहे थे हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इसी कमेटी की जो है रिपोर्ट आई और रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई और रिपोर्ट के अनुसार ही सरकार ने कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया कि इस रिपोर्ट को लागू किया जाएगा, यानी वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है। अब इसमें अभी आगे क्या प्रक्रिया बाकी है, इन सारी बातों की चर्चा हम देखेंगे। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जैसा कि जो कैबिनेट बैठक होती है वह उसको हेड करते हैं पीएम। तो पीएम ने मंजूरी दे दी है और कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन क्लियर्ड बाय कैबिनेट। तो इसमें अभी क्या होगा, आगे प्रक्रिया क्या होगी। अब जो शीतकालीन सत्र आएगा, जो नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र आएगा, उसमें यह चर्चा होगी और बिल पेश किया जाएगा। बिल दोनों जो है आपके सदनों से पास कराया जाएगा, उसके बाद यह कानून बनेगा और फिर एक साथ जो है देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कराने की जो रास्ता है वह क्लियर हो जाएगा। तो एनडीए सरकार में जैसा कि बीजेपी के अलावा बहुत सारे अलायंस पार्टियां हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड है, चिराग पासवान की एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये सारी बड़ी पार्टियां हैं जो मोदी गवर्नमेंट में अलायंस हैं और एनडीए की अलायंस हैं। और जेडीयू और एलजेपी तो एक देश एक चुनाव के लिए राजी हैं, लेकिन टीडीपी ने इस पे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यानी जो चंद्रबाबू की नायडू पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की, उसने अभी इस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि बहुत सारी पार्टियां जैसे बीएसपी की मायावती ने भी इसको सपोर्ट किया है, बहुत सारी पार्टियों ने सपोर्ट भी किया है, लेकिन अभी टीडीपी का कोई रिएक्शन इस पे नहीं आया है। अब लोकसभा का जो चुनाव आगामी चुनाव 2029 होगा उसमें यह नियम लागू होगा। अभी तो फिलहाल यह बिल पेश किया जाएगा और बिल पास होगा संसद के दोनों सदनों से, फिर उसके बाद कानून बनेगा। लेकिन जो तैयारी है वह है 2019 में चुनाव जो लोकसभा का होगा, उसी के साथ लोकसभा के साथ सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका चुनाव कराया जाएगा। अब सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराना कैसे पॉसिबल होगा। जैसे मान लीजिए किसी विधानसभा का जो कार्यकाल है वह 2028 में पूरा होता है, तो 2028 में पूरा होगा और 2029 में चुनाव कराया जाएगा। तो इस तरीके से एक साल उनका विलम्ब से चुनाव होगा। मान लीजिए राज्य का चुनाव जो है कार्यकाल विधानसभा का वह 2030 में पूरा होता है, 30 में, तो 2029 में चुनाव कराया जाएगा, यानी एक साल पहले कराया जाएगा। तो ये सारी कुछ समस्या इसमें सामने आएंगी। अब उनको देखेंगे कैसे निराकरण किया जाता है। तो यह 2029 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, उसी के साथ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव कराने का जो है तैयारी है, रणनीति है। तो जनगणना के आधार पर पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव कराए जाएंगे। अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होने पर राज्यों की विधानसभाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसको देखिए कौन कौन से राज्य हैं जिनका कार्यकाल पहले समाप्त होगा। जैसे इन राज्यों में देरी से चुनाव होंगे। अब देरी से क्यों होंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल 2028 में समाप्त हो जाएगा। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2028 में समाप्त होगा और 2029 में जब चुनाव होगा तो एक साल विलंब से होंगे। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं आप देखिए। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में देरी से चुनाव होंगे। चूंकि इनके चुनाव अभी 2023 में हुए थे, तो 2023 में हुए तो 2028 तक इनका कार्यकाल है। तो इस तरीके से 2029 जब चुनाव होंगे तो एक साल विलंब से होंगे। अब इसमें जो है
सूचना प्रसारण मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने हैं, उन्होंने प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की जानकारी हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में देश भर के विभिन्न मंचों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। यह अच्छी बात है क्योंकि आम जन सहमति तथा पार्टियों की सहमति बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसको पहले इस प्रस्ताव की जो समिति का प्रस्ताव है, कोविंद जी की जो समिति थी उसके प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखना चाहिए और इस पे जो चुनौतियां आने वाली हैं उसको भी सबको मिलके सभी पार्टियों को और आम जनता के राय के लिए भी इसको रखना चाहिए। मेरा सुझाव है आम जनमानस के लिए भी इसको रखना चाहिए, आम जनता भी इस पे अपनी सहमति प्रकट करे। तो इस पे भी कुछ महीनों चर्चा होगी, कुछ महीनों क्या, जब तक शीतकालीन सत्र नहीं आता तब तक इस पे चर्चा होगी। उसके बाद तो यह बिल के रूप में पेश किया जाएगा लोकसभा में और आपकी राज्यसभा में तो पारित होगा, तब यह कानून बनेगा। अब 22 राज्य ऐसे हैं जिनको पहले चुनाव कराने पड़ेंगे। जैसे कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें देखिए जैसे आपका बिहार है, कर्नाटक है, दिल्ली है, गोवा है, असम है, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है और झारखंड है, केरल है, महाराष्ट्र है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल समय से पहले चुनाव कराने होंगे। समय से पहले चुनाव इसमें होंगे तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो एक देश एक चुनाव लागू होने से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पे यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले से ही एक साथ होते हैं। जैसे इस बार आप देखे होंगे चुनाव जब लोकसभा का हुआ तो आंध्र प्रदेश का भी हुआ था, उड़ीसा का भी हुआ था, सिक्किम का हुआ था, अरुणाचल पर का हुआ था, तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें देश में पहले क्या 1951 से 51 से 67 तक संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में यह क्रम जो है बिगड़ गया था। 1999 में लॉ कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 5 साल में एक बार होना चाहिए ताकि देश में विकास के कार्यक्रम चलते रहें, अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके और कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। तो यह लॉ कमीशन विधि आयोग का भी जो है सिफारिश थी 1999 में। अब लोकसभा के प्रथम जो आम चुनाव और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव 51-52 में हुए, एक साथ आयोजित कराए गए थे। यह अभ्यास 57, 62, 67 में आयोजित अगले 3 आम चुनाव में जारी रहे, लेकिन वर्ष 1968-69 में कुछ विधानसभाओं के समय पूर्व विघटन के कारण यह चक्र बाधित हो गया था। अब वर्ष 1970 में स्वयं लोकसभा का समय पूर्व विघटन हो गया और वर्ष 1971 में नए चुनाव आयोजित कराए गए। इस प्रकार वर्ष 1970 तक केवल प्रथम, द्वितीय और तृतीय लोकसभा ने 5 वर्ष का नियत कार्यकाल पूरा किया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि अब जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसके लाभ क्या होंगे। तो लाभ सबसे बड़ा यही होगा कि बार बार चुनाव आयोजित होने से शीर्ष नेताओं से लेकर स्थानीय प्रतिनिधि तक पूरे देश का ध्यान भटक जाता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रशासन एक तरह से पंगु हो जाता है। अब चुनावों के दौरान लागू जो आचार संहिता होती है वह राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर प्रमुख नीतिगत निर्णयों में विलंब का कारण बनती है। यहाँ तक कि चल रही परियोजनाएं भी बाधित हो जाती हैं क्योंकि चुनाव संबंधी कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे नियमित प्रशासन में सुस्ती आ जाती है। तो सबसे बड़ा बात इसमें यही लाभ होगा कि एक तो खर्चा बचेगा क्योंकि बार बार जो है प्रशासन और इन सब चीज़ों का व्यवस्था करनी पड़ती है चुनाव के लिए। तो बार बार इलेक्शन हर वर्ष कहीं ना कहीं इलेक्शन रहता है तो उसमें सरकारी तंत्र लगा रहता है और उससे जो है विकास का कार्य भी बाधित होता है और खर्चा भी बढ़ जाता है। अब बार बार चुनाव का आयोजन राजनीतिक भ्रष्टाचार में योगदान करते हैं क्योंकि प्रत्येक चुनाव के लिए उल्लेखनीय मात्रा में धन जुटाने की आवश्यकता होती है। अब एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च में व्यापक कमी आ सकती है, जिससे बार बार धन जुटाने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा, आम लोगों और व्यापारिक समुदाय पर बार बार चुनावी चंदा देने की का जो है दबाव भी कम हो जाएगा। एक साथ चुनाव होने से मतदाता सूची से नाम गायब होने के संबंध में नागरिकों की चिंताएं भी कम हो जाएंगी। तो ये सब लाभ हैं, लाभ आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब सभी चुनावों के लिए सुसंगत मतदाता सूची का उपयोग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे नागरिकों को अधिक प्रत्यक्ष एवं भरोसेमंद मतदान अनुभव प्राप्त होता है। अब चुनाव के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बड़े पैमाने पर
बार बार तैनाती में उल्लेखनीय लागत आती है तथा प्रमुख कानून प्रवर्तन कर्मियों का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों से विचलन होता है। तो एक साथ चुनाव से बार बार तैनाती की जो है कमी होगी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा और कानून प्रवर्तन दक्षता भी बढ़ेगी। अब निश्चित अंतराल पर आयोजित चुनावों से क्या होता है कि निर्वाचित जो प्रतिनिधियों द्वारा हॉर्स ट्रेडिंग उसको बोलते हैं, जिसमें विधायकों सांसदों की खरीद फरोख्त की जाती है। जो पार्टियां हैं वह एक दूसरे की पार्टी को विधायक को खरीद लेते हैं और वो अपना दल बदल के अपनी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त को भी कम किया जा सकेगा। अब निश्चित अवधियों पर चुनाव कराने से प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलना या गठबंधन बनाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, जो मौजूदा दल विरोधी कानूनों को पूरकता प्रदान करेगा। तो ये सब लाभ हैं। बार बार चुनाव के कारण राज्य सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं को बोलते हैं फ्री बीज की घोषणा करती हैं, जिससे प्रायः उनके वित्त पर दबाव पड़ता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के समक्ष चुनौतियां क्या हैं, यह भी आप देखिए। संविधान के अनुच्छेद 82 के पैरा 3 में और अनुच्छेद 172 में क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्दिष्ट किया गया है, यदि समय पूर्व उनका विघटन नहीं हो जाए। तो यह कार्यकाल है। अब कार्यकाल से पूर्व चुनाव होगा या कार्यकाल के बाद चुनाव होगा तो ये सारी समस्या उत्पन्न होंगी। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा उन परिदृश्यों को प्रसंगित करती है यदि केंद्र या राज्य सरकार के कार्यकाल का मध्य में ही पतन हो जाए, तो उस प्रदेश में प्रत्येक राज्य में पुनः चुनाव कराने या राष्ट्रपति शासन लगाने की दुविधा संवैधानिक ढांचे को जटिल बना देंगी। जैसे किसी विधानसभा का मान लीजिए, विधानसभा का कार्यकाल आपका समाप्त होगा 2029 में, मान लीजिए एक साथ चुनाव हुए, 2029 में एक साथ चुनाव हुए। अब कार्यकाल 2034 में समाप्त होगा 2034 में। अब बीच में ही 2031 में 32 में मान लीजिए 32 में ही उस विधानसभा का विघटन हो गया। तो 32 से 34 क्या होगा, या तो राष्ट्रपति शासन आप लगाइए और या तो फिर से चुनाव कराइए। अब चुनाव एक साथ होने हैं तो समस्या यह बहुत भी विकट उत्पन्न हो जाएगी। तो इस पर अभी चर्चाएं बाकी हैं, चर्चाएं होंगी तो उस पर क्या निर्णय लिया जाता है या बिल में पता चलेगा कि क्या बातें होंगी अगर ऐसी परिस्थिति बनती है। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, कर्मियों और अन्य संसाधनों की उपलब्धता एवं सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक संबंधित चुनौतियां शामिल हैं। निर्वाचन आयोग को इतने बड़े पैमाने पर चुनावी अभ्यास के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब एक साथ चुनाव होंगे तो पूरे देश में विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारी, साथ में इतने चुनाव को संपन्न कराने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगती हैं, सुरक्षा बल लगते हैं, तो इनको एक साथ कराना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा। अब वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा जो है संघवाद की अवधारणा से टकराव रखती है। यह संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में देखने के विचार के विपरीत है। एक साथ चुनाव राज्य सरकारों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर हमला है और इससे न केवल संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच हितों का टकराव भी हो सकता है। तो यही है। तो स्थानीय जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको थोड़ा सा किसी को पसंद आएंगी यह चीज़ें और किसी को नहीं आएंगी, क्योंकि यह संघवाद के थोड़ा सा विपरीत है और उससे टकराव रखता है। तो राज्य सरकारों के कार्यकाल अलग अलग होते हैं और कुछ राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 371 में जो विशेष उपबंध हैं, जो विशेष प्रोविज़न हैं, तो उनके जो है हितों का टकराव इसमें होगा। अब जैसे न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने बताया कि मौजूदा संवैधानिक ढांचे के भीतर एक चुनाव संपन्न कराना व्यवहार नहीं है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। विधि आयोग के जो अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति BS चौहान ने यह बातें बताई हैं। इसके लिए क्या होगा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी और बार बार आयोजित चुनावों की वर्तमान प्रणाली को लोकतंत्र में लाभप्रद माना जाता है, जिससे मतदाताओं को अपनी आवाज़ अधिक बार व्यक्त करने की अनुमति या व्यवस्था राष्ट्रीय और राज्य चुनाव के मुद्दे के मिश्रण को रोकती है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। वर्तमान ढांचे के तहत प्रत्येक राज्य की विशिष्ट मांगों और आवश्यकताओं को आवाज़ मिलती है।
IDFC इंस्टीट्यूट के वर्ष 2015 के अध्ययन में उजागर हुआ कि एक साथ चुनाव से इस बात की 77% संभावना बनती है कि विजयी राजनीतिक दल या गठबंधन को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में जीत प्राप्त होगी। हालांकि यह दोनों चुनाव 6 माह के अंतराल पर आयोजित हों तो केवल 61% मतदाता ही दोनों चुनाव में एक ही दल को चुनेंगे। अगर एक साथ होंगे तो यह 77% संभावना है कि विधानसभा और लोकसभा में एक ही पार्टी को जीत होगी। अगर 6 माह के अंतराल पर दोनों में चुनाव हो तो 61% मतदाता ही दोनों चुनाव में एक ही दल को चुनेंगे। तो यह ध्यान रखना है आपको। एक साथ चुनाव की लागत के बारे में निर्वाचन आयोग और नीति आयोग के अनुमान परस्पर विरोधी आंकड़े प्रकट करते हैं। हालांकि दीर्घावधि में सिंक्रोनाइजेशन से प्रति मतदाता लागत में बचत हो सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल्स की तैनाती के लघु आवधिक खर्च बढ़ सकता है। तो आगे की इसमें क्या राह है? आम सहमति का निर्माण करना। जैसे एक साथ चुनाव की व्यवहार्यता के लिए राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच आम सहमति बनाना महत्वपूर्ण है। चिंताओं को दूर करने और समर्थन हासिल करने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच खुले संवाद, परामर्श और विचार विमर्श की आवश्यकता है। जैसा कि सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आगामी 2-3 महीने के लिए इसको चर्चा में रखा जाएगा, तो वह इसी की बात का पुष्टि करता है। तो संवैधानिक संशोधन। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा। इस विधिक ढांचे में समकालिक मतदान की विशिष्ट आवश्यकताओं को समायोजित किया जाना चाहिए। विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ संरेखित करना। जैसे संवैधानिक संशोधन में विधानसभा के कार्यकाल को लोकसभा के साथ संरेखित करना शामिल हो सकता है। प्रस्ताव के तौर पर कोई भी विधानसभा जिसका कार्यकाल लोकसभा चुनाव से 6 माह पूर्व या पश्चात समाप्त हो रहा है, तो चुनावी प्रक्रिया जो है उसको सुव्यवस्थित करते हुए आम चुनावों को लोकसभा चुनाव से संरेखित कर सकती है। और संरचना में भी निवेश करना होगा। जैसे एक साथ चुनाव में सफल कार्यान्वयन के लिए चुनावी और संरचना एवं प्रौद्योगिकी में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी, और इसमें ईवीएम्स, वीवीपैट मशीन, मतदान केंद्र, प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना भी शामिल होगा। अब आकस्मिकताओं के लिए विधिक ढांचा। जैसे अविश्वास प्रस्ताव, समय पूर्व विधानसभा विघटन या त्रिशंकु संसद बोलते हैं जब स्पष्ट बहुमत किसी का ना हो। जैसी अशुभताओं से निपटने के लिए विधिक ढांचा स्थापित करना आवश्यक है। इस ढांचे का उद्देश्य एक साथ चुनाव चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों का प्रबंधन होगा। जागरूकता भी आपको मतदाता शिक्षा भी देनी पड़ेगी। एक साथ चुनाव के लाभ और चुनौतियों के बारे में मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिक इस प्रक्रिया को समझें, जिससे वह बिना किसी भ्रम या असुविधा के अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग कर सकें। तो ये सारी आगे की राह होनी चाहिए, आगे सरकार का कदम होना चाहिए। तो सरकार के मंत्री जी ने कहा भी है कि आगे 2-3 महीने के लिए इसको आपका चर्चा के लिए रखा जाएगा। तो ये सारी चर्चा थी, महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही बड़ा या ह्यूज परिवर्तन है, आपका बहुत ही बड़ा परिवर्तन है देश में, तो इसको चर्चा करना आवश्यक था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। हम मिलेंगे किसी अगले बिंदु पे, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।